चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 106 है, लीगल एप्टीट्यूड, चैप्टर नंबर 4 अपना चल रहा था। दैट वाज रिलेटेड टू कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने सीएसआर वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब इसमें जो 4.3 जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम देख रहे हैं। दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्टर्स। अब पूरी नई स्टोरी है, जैसे कल सीएसआर पे बात की, पूरी नई स्टोरी थी, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोज आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअली हम उनको डायरेक्टर बोलते हैं, कलेक्टिवली बोर्ड बोला जाता है, और उनके बारे में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है कंपनी लॉ में, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। अगर कंपनीज एक्ट के सेक्शंस की रेंज की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 149, और ये पूरी सीरीज जाती है 203 तक, 204 तक। तो जो पूरी सीरीज है 149 से लेके, ये सारे डायरेक्टर से रिलेटेड ही सेक्शंस है और मैनेजमेंट से रिलेटेड सेक्शंस है। डायरेक्टर्स कौन है, क्या करते हैं, कौन उनको अपॉइंट करता है, एक जनरल पहले अपन बात समझ लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी की ओनरशिप जो है दोनों डिफरेंट है। कंपनी के मालिक अलग हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और वो खुद कंपनी नहीं चलाते। उनको चाहिए प्रोफेशनल्स जो जिनके पास टेक्निकल नॉलेज, वो एक्सपर्टीज वो बिजनेस की, और वो उनके बिहाफ पे बिजनेस रन करे, प्रॉफिट जनरेट करके दे और अपना हिस्सा उसमें ले ले इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों होता है। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जा रहा है बाय द शेयर होल्डर्स, उनको बोला जा रहा है डायरेक्टर्स। तो अगर आप सबका पैसा लगा हुआ है और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस कोई प्रोफेशनल मैनेज करे, तो आप मुझे और लोगों को हायर कर रहे हो, तो फिर हमें बोला जाएगा डायरेक्टर्स। तो बेसिक बात यह है कि डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दोज आर द शेयर होल्डर्स। अच्छा, आपने मुझे अपॉइंट कर दिया, मेरे जैसे और कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया। अब जो जूनियर लेवल स्टाफ है, हमसे जूनियर, उनको सबको अपॉइंट करने का हेडेक हमारा है। अब ऐसा नहीं है कंपनी के डायरेक्टर से लेके प्यून तक या वॉचमैन तक सबको आप ही अपॉइंट कर रहे हो, फिर पता चला आप ही सारा काम कर रहे हो तो मुझे क्यों रखा है। तो उसके बाद का जो आगे का काम है पूरा मेरा है। स्टाफिंग, रिक्रूटिंग जो है वो हमारा काम है। किसको अपॉइंट करना है, कितने लोग होंगे, किसका क्या रोल रहेगा, वो सारा डिफाइन हम कर लेंगे। आपने मुझे अपॉइंट कर दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब मेरा टास्क ये है कि आपके दिए हुए पैसे उस बिजनेस में सही जगह लगा के एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना, परफॉर्मेंस देना और आपके लिए अच्छा रिटर्न क्रिएट करना। दैट इज माय ड्यूटी। तो ये रिलेशन है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स। कहीं ना कहीं आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और आपने अपना पैसा मेरे नाम पे लगाया कि भाई ये कंपनी ठीक ठाक चला लेगा, हमें रिटर्न कमा के देगा। तो ये ट्रस्ट फैक्टर हमेशा होना चाहिए बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स। और अगर वो नहीं है तो फिर वो कंपनी को रन करना डिफिकल्ट होने वाला है। दैट इज ऑब्वियस वैसा। तो ये बेसिक रोल है कि डायरेक्टर्स है कौन। तो अगर हम मैनेजमेंट साइड पे बात करें तो सीनियर मोस्ट पर्सन अगर कोई मैनेजमेंट में है तो दोज आर द डायरेक्टर्स। इनके लिए एक और भी टर्म यूज होता है, की मैनेजरियल पर्सोनेल, ये इसको बोलते हैं केएमपी। तो वो टर्म के बारे में भी अपन समझ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन भी आगे आएगी, मैं वापस आपको तब रिलेट कराऊंगा। केएमपी, की मैनेजरियल पर्सोनेल, कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग जिनके भरोसे कंपनी चलती है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर्स। अगर और भी किसी को नोटिफाई किया हो तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम केएमपी के डेफिनेशन में देखते हैं, वैसा है। अब इसमें अपना नाम भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने लिए वही है कि वी आर कंसिडर्ड एज द की मैनेजरियल पर्सन इन अ कंपनी, क्योंकि हमारे बिना लीगल मैनेजमेंट नहीं चलने वाला है। हम भी मैनेजमेंट का हिस्सा है, हमारा काम जो है वो लीगल पार्ट देखने का है। सबका अपना अपना रोल है, और कंपनी के स्ट्रक्चर में ना रोल बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं, होने भी चाहिए। अगर नहीं होंगे ना तो कंफ्यूजन होगा, डिस्प्यूट्स होंगे और काम नहीं चल पाएगा, वैसा है। अब यहाँ पे जितने टर्म्स आप देख रहे हो ना, ये सीईओ है, सीएफओ है, सबका अपना अपना रोल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, डे टू डे क्या डिसीजन लेने हैं, वो उसका काम है। सीएफओ है, सीएफओ स्टैंड्स फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, पैसों का सारा हिसाब ये देखेगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैं बोल रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा है, क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या काम है और मेरा क्या काम है। और ये डिफाइन करना जो है वो टॉप मैनेजमेंट का काम है कि भाई किसको क्या रोल देना है। अब जो सीएफओ है, सीएफओ को पता है कि मेरा काम है कंपनी का पैसा मैनेज करना, फाइनेंसेस मैनेज करना। अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कहाँ से रेज करना है, बैंक लोन लेना है, डिबेंचर इशू करने हैं, इक्विटी सही रहेगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, वो सारा कॉल मेरा है। कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाना कंपनी के लिए सेफ है, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट हम बेयर कर पाएंगे, कंपनी लॉसेस में ना चला जाए, वो मेरा डिसीजन है। अब सीईओ उसमें इंटरवीन नहीं करेगा कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है। वो बोलेगा मैं सीएफओ हूँ, मेरा काम है, मेरा डिसीजन है कि आप ये करोगे तो नुकसान है। अब मैंने रिपोर्ट सबके सामने रख दी है, आप सबका कॉल है, आपको डिसीजन लेना है ले लो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अब फिर भी अगर वो सीईओ डिसीजन लेगा, कल को कुछ उल्टा पड़ गया तो सब सीईओ गालियां देंगे, तो बोलो पढ़ा लिखा इंसान है, तेरे को कम पड़ रहा था,
उसने पहले बोला कि यार ये नहीं चलेगा और फाइनेंस में एक्सपर्ट है वो, तो वो जो बोलेगा उसको सुनना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरवीन करना, अननेसेसरी एक दूसरे की बात में इंटरफियर करना, उस चीज को अवॉइड किया जाता है क्योंकि सबके रोल डिफाइंड है वैसा। तो ये सारे लोग जो है वो मिला के KMPs है। अपना डिपार्टमेंट लीगल वाला है, कानूनी मैटर होगा तो अपनी सलाह ली जाएगी कंपनी में। और अगर हमारा नाम यहाँ पे स्पेसिफिक नेम किया हुआ है, इट मीन्स कि जो कंपनी लॉ है, जो मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी इंपॉर्टेंस समझती है कि इनके बिना कंपनी का लीगल काम नहीं चलेगा। लीगल काम बोलते हैं ना, हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, हर छोटे स्टेप पे। एक बोर्ड मीटिंग करोगे ना, ROC वाले आ जाएंगे, यार हमको नहीं बताया, शेयर होल्डर मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोलेगी यार लिस्टेड हो, हमें भी नहीं बताया, कौन बताएगा। तो इमीडिएट कंप्लायंसेस होते हैं और आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है कि यार लीगल कंप्लायंसेस में कहीं पे भी कुछ चीजें स्किप हो गई ना, सीधी आ जाती है पेनल्टी। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसलिए आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर किया। बाकी लोगों में, अदर्स में और जो अपने प्रोफेशनल्स हैं भाई, CA है, CMA है, MBA है, LLB है, ये सब भी आ सकते हैं। सबको मतलब डिग्निटी सबकी सेम है, बट क्या है ना, मैनेजमेंट में अपना काम है। अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट चीज, मतलब थिंग हो गई कि वो आपको यहाँ पे कवर अप करना नेसेसरी नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे अदर्स में रख दिया कि भाई जिसको कंपनी को ऐड करना है कर ले, लेकिन हमारा नाम यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं बाकी चीजें समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में यही सब बताया जो मैंने आपको बोला कि भाई डायरेक्टर कौन होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि डेफिनेशन तो ऐसे रैंडमली लिखी है, लगता है कोई स्टूडेंट को दे दी होगी, तो खुद ही लिख लेते जो अच्छा लगे। उसको कुछ नहीं पता है कंपनी लॉ के बारे में, उसको डिफाइन करने को बोल दिया, उसने डेफिनेशन बना दिया। देख लो क्या डेफिनेशन है। जो इंट्रोडक्शन है उसमें ना सेक्शन 2 का रेफरेंस है, क्लॉज नंबर 34। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, ठीक है, ये डेफिनेशन है। फिर आगे देखो नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10, उसमें बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो बोलना क्या चाह रहे हैं सिंपल भाषा में, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो बोर्ड का मेंबर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सारे डायरेक्टर्स को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है। बोले ये क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब तो समझाया नहीं। डायरेक्टर कौन होता है, जो बोर्ड में मेंबर है। बोर्ड क्या होता है, डायरेक्टर्स का ग्रुप। तो दोनों बातें ऐसे गोल गोल बोल दी ना, ए में बोल दिया बी, बी में बोल दिया ए, हो गई डेफिनेशन। वैसा है तो पूरे कंपनी लॉ में ना डेफिनेशन में कोई टेक्निकलिटी है नहीं, बहुत सिंपल रखी हुई है, अपने लिए अच्छा है। टेक्निकल होती तो याद करना पड़ता, सिंपल है तो आप अपने मन से लिखोगे ना डेफिनेशन सही पड़ेगी, क्योंकि वो सोचने का तरीका उनका वैसे है कि एकदम ही सिंपल रखना है, अपने ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं। आगे भी देख लें स्टार्टिंग में, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब ये क्या बात हुई कि भाई ए क्या है जो बी नहीं है, बी क्या है जो ए नहीं है। मतलब ये कोई तरीका हुआ डिफाइन करने का, ए क्या है वो समझाओ ना, वो बी नहीं है वो तो मुझे पता है, पर ए क्या है वो तो बताया नहीं तुमने। डेफिनेशन ही वैसे दे रहे हैं, यहाँ पे भी सेम है। डायरेक्टर कौन है, जो बोर्ड का मेंबर है। बोर्ड क्या होता है, डायरेक्टर्स का ग्रुप। अरे भाई इंडिविजुअली समझाओ कि डायरेक्टर का मतलब क्या है, तो वो उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं किया। नो डाउट थ्रू आउट द सेक्शंस आपको बात समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये बात अपनी हुई थी। एक पर्टिकुलर कंपनी में कम से कम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, एक 1 2 3 वाला रूल मैंने आपको बताया था, ये भी याद हो। OPC कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ऐसी बात हुई थी कि OPC कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर का होना जरूरी है, मिनिमम 1, ज्यादा रख सकते हो आप। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 3, ये मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप बोलो मुझे 5 डायरेक्टर रखने हैं, 6 डायरेक्टर रखने हैं, 10 डायरेक्टर रखने चलेगा, बट दिस इज द मिनिमम नंबर। अच्छा मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, जो मैक्सिमम की लिमिट है, कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम लिमिट इज 15, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट इज 15। 15 डायरेक्टर एक कंपनी में मैक्सिमम हो सकते हैं, ये लिमिट कंपनीज एक्ट ने लगाई है। अब लॉजिकल है, देखो लॉज में 99% लॉजिक होता है, तो याद रखने में आसानी होती है। कोई चीज में आपको कुछ लॉजिक ही नहीं बोले, इसका क्या फायदा क्या है, बस ऐसा ही याद कर लो, तो आपको परेशानी होगी। बट हाँ सोच समझ में आ रही है कि क्यों ऐसा है, तो अपने आप चीजें समझ में आ जाती है। यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स जो एक कंपनी में हो सकते हैं, एज अ कंपनी लॉ बोल रहा है। ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इसलिए लगाया कि ओवर स्टाफिंग ना हो जाए। डायरेक्टर्स को अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, पैसा कहाँ से जा रहा है, शेयर होल्डर्स के पैसों में से तो जा रहा है। तो अगर कानून में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, तो जो डायरेक्टर बनेंगे वो लोग ना शेयर होल्डर पे प्रेशर बना बना के ना 15 20 25 50 अपॉइंट करा लेंगे, सब अपनी अपनी सैलरी कमाएंगे। अच्छा काम उतना है ही नहीं कंपनी में, जो काम 10 लोग मिलकर कर सकते हैं उसके लिए आप 25 लोग रखोगे तो प्रॉफिट कैसे बचेगा, सारा तो इनकी सैलरी में चला जाएगा। तो कंपनी लॉ ने क्या किया, एक मॉडरेट लिमिट लगा दी
कि भाई देखो हम ये एक लिमिट लगा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर सेफ रहे, उनका पैसा सेफ रहे, लिमिट फिक्स कर दी 15। बट ये लिमिट उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी अभी दिख रही है। अगर कोई कंपनी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है और 15 डायरेक्टर तो कुछ भी नहीं है, कम से कम और 35 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, 50 चाहिए, तो बोले इतना बड़ा नंबर चाहिए तो अपॉइंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो बोले सर फिर 15 की लिमिट का क्या मतलब? 15 की लिमिट सेक्शन में लगाई, बट उसमें लिखा है कि अगर किसी कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हो तो वो कर सकते हैं, बट उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, ऐसी कंडीशन रख दी। बात समझ आई? अब शेयर होल्डर कौन? कंपनी के मालिक। तो ये 15 लोग बोलेंगे सर और अपॉइंट करने हैं, तो ये लोग सवाल पूछेंगे भाई काम कितना है, कितने घंटे आपके दिन में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, वर्कलोड तो बताओ। इतने वर्कलोड के हिसाब से हमें नहीं लग रहा कि 15 से ऊपर जरूरत है, आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हो। क्या दिन में 2-4 घंटे काम करोगे क्या? 8-10 घंटे काम करो, आराम से मैनेज हो जाएगा। तो अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल ना दे तो 15 के ऊपर जाना अलाउड नहीं है। बट अगर यही लोग अलाउ कर दे, बोले नहीं नहीं बहुत काम है, रखो ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, 5 लोग और रख लो, हम पैसे देने को तैयार है, तो कंपनी के मालिकों को जब ऑब्जेक्शन नहीं है तो कंपनी लॉ को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? और अगर कंपनी लॉ ऑब्जेक्ट करेगा तो कोई भी शेयर होल्डर क्या बोलेगा? बोले मेरी कंपनी है, 5,000 करोड़ का बिजनेस करना है मुझे, 50 लोग चाहिए, आप 15 पे रोक दोगे तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगा, क्या करूंगा मैं? तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है सैलरी देने में, कंपनीज एक्ट को क्या प्रॉब्लम है? कंपनीज एक्ट में बोला बात सही है, ये एक जनरल लिमिट है, बढ़ाना है तो आप लोग डिसीजन ले लो, तो आपके कंसेंट से 50 क्या 500 भी अपॉइंट करने हो तो हम मना नहीं करते। बात समझे? तो 15 की कट ऑफ लिमिट इसलिए लगाई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, बट इफ द इन्वेस्टर्स आर देमसेल्व्स इंटरेस्टेड टू अपॉइंट मोर डायरेक्टर्स, आप कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। बात समझ आ गई? तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, ये बोलिए, ये सारी बातें इसमें लिखिए, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। अब देखो जो लास्ट पॉइंट है ना 106 पे नीचे, तो लैंग्वेज वाला पार्ट साथ में कवर करा रहा हूँ। अ कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। A company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution in a general meeting and central government's approval is not required. तो स्पेशल रिजोल्यूशन वर्ड है वो आपको हाईलाइट करके रखना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चीजें इंटरकनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आती रहेंगी। इन्होंने एक वर्ड यूज किया मीटिंग, वो अगला टॉपिक है जो 4.4 में बाकी रखा है। इसके 2 पार्ट है, एक बोर्ड मीटिंग और एक जनरल मीटिंग, 2 कैटेगरी में इसको बांट देते हैं। बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग, इस मीटिंग में कौन लोग होते हैं? सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं। जनरल मीटिंग में कौन होंगे? कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो ये 2 कैटेगरी होगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ये लोग तो रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करते रहते हैं बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। इनकी मीटिंग जो है वो या तो एनुअली होती है या फिर नीड बेस्ड होती है। साल में एक बार जो ये लोग मीटिंग करते हैं ना, उसको नाम दिया गया है एनुअल जनरल मीटिंग, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा AGM, ठीक है। और अगर उसके बाद कहीं अगर इन बिटवीन द ईयर रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट इज EGM, ये बोला जाता है। ये हर साल होती है, ये जरूरत होगी तो करवा लेंगे, वैसी बात होगी। अब जब मीटिंग्स होती है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो या फिर जनरल मीटिंग हो, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना, डिसीजन मेकिंग में सारा प्रोसेस जो है वो एकदम डेमोक्रेसी वाला चलता है। जैसे अपने इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, सबकी हाँ होनी चाहिए, सब जो बोलेंगे वो होगा, मेजोरिटी जो बोलेगी वो होगा। यहाँ पे भी सेम वैसा होता है। अब कोई भी डिसीजन अगर पास करवाना है तो ऐसा बोलते हैं कि प्रपोजल रखा जाता है, सब लीगल टर्म्स है, कहीं ना कहीं आएंगे। अ प्रपोजल इज प्रेजेंटेड टू ऑल द मेंबर्स, कि भाई डायरेक्टर्स के सामने एक प्रपोजल रखा कि हमें ये एक डिसीजन लेना है। इस प्रपोजल के ऊपर ना वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग में ये डिसीजन पास हो गया तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। दिस इज द टर्म रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन वर्ड नॉर्मली आपने कहीं सुना है अदर देन कंपनी लॉ? रिजोल्यूशन, ऐसा आपने कुछ रिजोल्यूशन पास करते हैं कभी? कहाँ पर सुना है आपने वर्ड? हाँ, न्यू ईयर रिजोल्यूशन बड़ा ट्रेंडिंग होता है ना, जब वो क्रिसमस वीक आता है ना तो सब लोग पोस्ट कर रहे थे व्हाट इज योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन, नए साल में क्या प्रण लोगे आप, क्या चेंज करोगे। 99% लोग जिम जाने की बात करते हैं, है ना। तो आप देख लो, क्योंकि वो वीक है ना, पूरा क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक सब पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब एक्सेस कैलोरी, फिर ऐसा गिल्टी फील हो रहा होता है। तो बोले 1 तारीख से अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, नेक्स्ट ईयर इज टूवर्ड्स माई हेल्थ, ठीक है। तो आपने उसको डेडिकेट भी कर दिया कि 2025 जो है वो हेल्थ के नाम, तो हेल्थ पे ध्यान देंगे, बॉडी वॉडी बनाएंगे, ठीक है, फिटनेस पे ध्यान देंगे। और जब सबसे ज़्यादा जो जिम के सब्सक्रिप्शन आते हैं ना, वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही आते हैं, और जितने सब्सक्रिप्शन उस टाइम पे आते हैं वो 1 हफ्ते के लिए चलते हैं। फिर रिजोल्यूशन की वैलिडिटी होती है 1 वीक। तो 1 जनवरी को पैसा भरा, 7 जनवरी के बाद वो लोग जाते ही नहीं जिम कभी। न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो है ना, उसका ट्रेंड चला जाता है, फिर इंस्टा पे नया ट्रेंड आ जाता है, लोग शिफ्ट हो जाते हैं, वैसा है। तो ये जो रिजोल्यूशन वर्ड है वो आपने वहां पे सुना होगा। रिजोल्यूशन मतलब डिसीजन लेना,
कि अब हम ये करेंगे, ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे वैसा। तो यहाँ पे भी रेजोल्यूशन का मतलब वही है कि एक डिसीजन लिया और जो डिसीजन में सब लोगों ने अपना अपना वोट दिया, मेजोरिटी के कहने पे डिसीजन हुआ, दिस इज अ रेजोल्यूशन। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। बहुत सिंपल वर्ड्स रखे हैं उन्होंने, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड के थ्रू पास किया गया रेजोल्यूशन। तो इसमें से डायरेक्टर्स ने अपना अपना वोट किया होगा। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स जब आते हैं ना, तभी भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं। अब वो दो टाइप के हैं, इसमें एक टर्म है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी, और दूसरा जो टर्म है दैट इज कॉल्ड स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है 50% मेजोरिटी अगर हो जाए तो रेजोल्यूशन पास हो गया। जैसे अपने बोलते हैं नॉर्मल मेजोरिटी मतलब क्या, मोर देन हाफ, कि 10 में 6 लोगों ने हाँ बोल दी, रेजोल्यूशन पास हो गया, तो दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल का मतलब है कि जहां पे 3/4 या तो 3, वो लोग उनकी लैंग्वेज में 3/4 है, अपनी लैंग्वेज में अपन फिर बोल सकते हैं 75%, 3/4 मेंबर्स रेडी होने चाहिए, फेवर में होने चाहिए, तो वो डिसीजन पास हुआ ऐसा माना जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये दोनों चीजें मेंशन की होती है सेक्शन में। अगर लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, जैसे इस पॉइंट पे बोला है, दैट मीन्स इतनी मेजोरिटी होगी तो ही वो डिसीजन माना जाएगा, 51% में काम नहीं चलेगा। बट सिर्फ जनरल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन वर्ड यूज किया हो या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला हो, तो आधे से ज्यादा लोग अगर हाँ बोल दे तो डिसीजन पास हो जाएगा। तो अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, जैसे यहाँ बात हो रही है, तो रेजोल्यूशन कौन से नेचर का होना चाहिए, स्पेशल। स्पेशल का मतलब मोर देन 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये सिंपल स्टोरी। तो इसमें काफी नए वर्ड्स मैंने कवर कर लिए। मीटिंग के आपको टाइप्स बता दिए, कौन सी मीटिंग में रेजोल्यूशन कैसे पास होते हैं, कौन कौन से नाम से पास होते हैं वो बता दिए। अब थ्रू आउट द एक्ट अगर कहीं पे भी आता है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो यू शुड नो कि 3/4 मेजोरिटी की बात हो रही है कि 10 में से 8 लोग हाँ बोलेंगे ना तो ही रेजोल्यूशन पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये बाइफर्केशन किस बेस पे किया हुआ है, कौन से ऑर्डिनरी कौन से स्पेशल, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन माने जाते हैं ना कंपनी के लिए, वहां पे रखा है स्पेशल रेजोल्यूशन, कि भाई ज्यादा लोग हाँ बोले तो अच्छा है, क्योंकि 51% मेजोरिटी इज लाइक ऑलमोस्ट उतने ही लोग ना बोल रहे हैं। 49 और 51 में कितना ही फर्क है, ये तो बस 1% ज्यादा हो गया तो पास हो गया, तो फिर भी आधे लोग तो ना बोल रहे हैं ना। तो छोटे मोटे डिसीजन में ना चलता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज ओके, लेकिन जहां कंपनी पे बड़ा इंपैक्ट होने वाला हो, उसका बड़ा असर होने वाला हो, तो वहां पे लिखा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। दिस इज सेक्शन टू सेक्शन, जहां स्पेशल बोला है वहां मानना है, जहां नहीं बोला है वहां जनरल चलेगा। वैसा इस मैटर में स्पेशल रेजोल्यूशन की बात की। स्टोरी समझ आई क्या बोल रहे हैं, क्लियर? चलो, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इन सब ने हाँ बोल दिया बात खत्म, और कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, ये क्लैरिफाई किया हुआ है। वैसे नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 165। अगेन वो ये सेक्शन बताता रहूंगा तो याद होंगे, और ये सेक्शन आगे भी काम आने ही वाले हैं। सेक्शन के थ्रू ना लॉ पढ़ने का बहुत मजा है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्या हर 2 मिनट में नया सेक्शन आ जाता है, कितने याद करने के, बट सेक्शन के थ्रू जो लॉ नहीं पढ़ेगा वो रिटेन नहीं कर पाएगा। आपके माइंड में कभी एक फ्रेमवर्क क्रिएट नहीं होगा क्या पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि डायरेक्टर्स की बात हो रही है, तो सर ने बोला 149 से 200 के बीच में, तो आपके दिमाग में ना वो ब्लॉक्स सेट हो जाएंगे कि अच्छा ये वाले ब्लॉक में डायरेक्टर की बात होती है, ये वाले ब्लॉक में ऑडिटर की बात होती है। तो थोड़ा धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि ना सेक्शन के थ्रू ज्यादा चीजें समझ में आ रही है, और प्रोफेशनली जब आप आगे जाके काम करोगे तो सेक्शन की लैंग्वेज में बात होती है। ये बोलते हैं भाई इस सेक्शन में नोटिस जो है वो आया था, इस सेक्शन में रिटर्न फाइल कर दिया, इस सेक्शन में फॉर्म भर दिया, अपने को पता ही नहीं सेक्शन नंबर, फिर गूगल कर रहे हैं तुरंत अरे क्या है व्हाट इज सेक्शन 165। तो आप तब बोर हो जाओगे, बोले यार तो समझ में नहीं आता, लोग 4 सेक्शन बोल के चले जाते हैं, मेरे को याद ही नहीं है कौन से सेक्शन में क्या है, क्योंकि पहले से अपन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक तो पूरा लॉ आपको याद नहीं होगा, दूसरी चीज ये है कि बाद में सेक्शन की लैंग्वेज में बात होगी ना तो अभी इधर उधर भटकते रहोगे। तो इससे बेटर है अभी मेहनत कर लो, तब काम ईजी हो जाएगा और आपके लिए रिलेट करना और सिंपल हो जाएगा। वैसा 165 जो सेक्शन है वो ये बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मुझे अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो मैं कितनी कंपनीज में एट ए टाइम डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता हूँ। ये सवाल उल्टा है। पिछले केस में ऐसा था कि एक कंपनी में कितने लोग डायरेक्टर हो सकते हैं एट ए टाइम, तो 15 या 15+ तक जा सकते हैं। यहाँ उल्टा सवाल है, एक इंडिविजुअल जैसे आप एट ए टाइम कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, क्या एक ही कंपनी में होल्ड कर सकते हो या मल्टीपल कंपनीज चलेंगी। तो बोला मल्टीपल कंपनीज आर ओके, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट है 20 कंपनीज। 20 कंपनी में एक इंसान एट ए टाइम डायरेक्टर हो सकता है, एंड आई थिंक दिस नंबर इज मोर देन इनफ। आपका घर चलाने के लिए बहुत है। 20 कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठे हो तो टाइम दे पाओगे उतना? 24 घंटे सबके पास सेम है, तो आप टाइम ही नहीं दे पाओगे उतना। ठीक है, तो 20 कंपनी में जो इंसान डायरेक्टर बनेगा उसकी क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट होगा। ये कैप लगाने का रीजन क्वालिटी है।
165 में। नहीं तो कंपनी एक्ट को क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम्हारी कैपेसिटी, बनो 50 कंपनी में डायरेक्टर। बट होगा ये काम की लालच में, पैसों की लालच में आप हाँ तो बोल दोगे, सबको हाँ बोल दोगे, मैं हाँ बन जाऊंगा डायरेक्टर, कोई बात नहीं, पर फिर मीटिंग्स में जा ही नहीं पाओगे। 50-50 कंपनी में कोई इंसान डायरेक्टर होगा, कंपनी वाले मीटिंग के लिए बुला रहे, बोले मीटिंग में आ जाओ, आपकी कुछ आपकी इनपुट की जरूरत है इसलिए तो आपको अपॉइंट किया। बोले यार टाइम ही सेट नहीं हो रहा, शेड्यूल ही नहीं बन रहा, ऑलरेडी इतनी मीटिंग लाइंड अप है, अगले महीने आता हूँ। बोले ऐसे तो हमारी कंपनी आपका वेट करती रह जाएगी। तो बोला हर इंसान के पास आवर्स लिमिटेड है, प्रोफेशनल है, एक कैप लगा दो। तो 20 कंपनियां बहुत हो गई, इतने में आपका काम चल जाएगा। इसमें फर्दर बाइफर्केशन भी है, 20 कंपनी बोले सर कौन सी, पब्लिक वाली, प्राइवेट वाली, कोई भी चलेगी। तो बोला मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज कितनी, मैक्सिमम 10, बाकी की जो है रिमेनिंग उसमें आपकी प्राइवेट कंपनीज चलेंगी। तो 10+10 हो सकता है, 9+11 हो सकता है, 8+12 हो सकता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 10 से ज्यादा नहीं हो सकती जिसमें आप एट अ टाइम डायरेक्टर हो, क्योंकि डायरेक्टर्स को फिर रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, अपना इनपुट देना पड़ता है, और आपके दिमाग की वजह से तो आपको हायर किया है, और वही आपके पास टाइम ही नहीं है दिमाग चलाने का कंपनी के लिए, तो क्या फायदा हुआ वैसा है। तो दिस इज सेक्शन 165। अब अगर 20 कंपनी में ऑलरेडी आप डायरेक्टर हो और आपको 21वीं कंपनी से ऑफर आ गया, बोले सर डायरेक्टर बनोगे, और ये ऑफर बाकी कंपनी से बेटर है, जो 20 कंपनीज हैं उससे हेवी कंपनी से आपको ऑफर आ गया, तो आपको इन 20 में से किसी एक से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप बन सकते हो। बट एट अ टाइम 21 कंपनीज में डायरेक्टर होना इज नॉट अलाउड। यू कैन सिलेक्ट कि आपको नई वाली में जाना है, पुरानी वाली को छोड़ देना, आपकी मर्जी, वो चलेगा, लेकिन 20 कंपनी से ऊपर नहीं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को ध्यान में रख के लगाए गए हैं, ये हमें ध्यान रख के चलना है वैसा। चलो तो सेक्शन 165 भी आपका कंप्लीट है। इसमें देखो लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है इसी आंसर में, द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में रिस्ट्रिक्ट द अबव मेंशन्ड लिमिट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो लिमिट है ना 20 की लिमिट, इसको कम कर सकते हैं, बढ़ाना तो देखो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। आप बोले नहीं नहीं 20 के बदले 50 कर देते हैं, नहीं कैसे कर दोगे, कंपनी लॉ मना कर रहा है। बट कम करना हो तो सपोज अपनी कंपनी में अपन डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, हम सब शेयर होल्डर्स है, तो मैंने एक सजेशन दिया, मैं बोला यार मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिसको भी डायरेक्टर बनाओ ना, वो बहुत ओवर ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। तो बोले ओवर ऑक्यूपाइड, बोले 15-15 कंपनी, 12-12 कंपनी, 20-20 कंपनी में डायरेक्टर होते हैं ना, फिर ये हाथ में नहीं आते, इनको मीटिंग में बुलाने में ना बहुत दम निकल जाता है। अपनी कंपनी में सिर्फ उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो शांति से काम करना प्रेफर करते हैं, पैसे अच्छे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5-6 कंपनी तक ठीक है, उससे ज्यादा अगर कोई डायरेक्टर बिजी है ना तो उसको अपनी अपॉइंट करेंगे। अपनी कंपनी के लिए तो अपने ऐसा फिल्टर कर सकते हैं, तो हमने फिल्टर कर दिया और हमने कंडीशन बना दी कि हम हमारी कंपनी में सिर्फ उसी को डायरेक्टर बनाएंगे जो एक कमिटमेंट दे के वो एट अ टाइम 5 कंपनी से ज्यादा कंपनी में अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। और अगर उसको करना है क्योंकि उसका लीगल राइट है, तो फिर हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। हम कहाँ रोक रहे हैं, आप जाओ दूसरी 20 कंपनीज में जाओ, बट हम उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे जो हमें ये कमिटमेंट दे कि हम 5-6 कंपनी से ज्यादा कंपनीज में एट अ टाइम काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो है उनको वेलकम करेंगे, बाकी लोगों को बोलेंगे भाई आप दूसरी कंपनी में जाओ, हमारे पास जगह नहीं। अब ये जो हमने लिमिट लगाई 20 का सीधा 5 कर दिया, कोई बोलेगा आप तो लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, दिस इज अलाउड, ये लॉ के अगेंस्ट जाने वाली बात नहीं है। कंपनी के बेटर मैनेजमेंट के लिए हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, और हमने बाकी किसी को रोका थोड़ी है, ना दूसरी कंपनी को रोक रहे हैं, ना कैंडिडेट को रोक रहे हैं, हम तो अपने लिए रूल बना रहे हैं ना कि हमें नहीं चाहिए इतना बिजी आदमी। भाई तुझे 20 कंपनी में डायरेक्टर बनना है और कंपनियां है मार्केट में, जा। बाजू वाली कंपनी बोलती है हमें चलेगा 20 कंपनी में अपॉइंटेड बिजी डायरेक्टर, भाई लेके जाओ, हम का मना कर रहे हैं। हमें अपनी कंपनी के लिए बेटर मैनेजमेंट के लिए रूल बनाना है, इसके लिए टर्म यूज होता है, आगे आएगा, इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट ये एक वर्ड यूज होता है, अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैं एक छोटी शॉर्ट नोट जैसी पढ़ाऊंगा उसमें आता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट का मतलब है अपनी कंपनी के बेटर मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स बनाना एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट। एक्ट में जो लिखा है उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना, जैसे यहाँ लिखा है 20 में अलाउड है, हमने बोल दिया नहीं 5, तो एग्जाम्पल हो गया एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का। तो अपनी कंपनी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, एंड दिस इज प्योरली लीगल, कोई इसमें इलीगल वाली बात नहीं है, वो ध्यान रखना है। तो ये अच्छा पॉइंट है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए अगेन आपको रेजोल्यूशन पास करना है, कौन सा, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है अपन ने भी देख लिया, 3/4 मेजोरिटी, ठीक है। बोलो बात समझ आई। नेक्स्ट, रेसिडेंस ऑफ अ डायरेक्टर इन इंडिया। देखो आपकी कंपनी में जो भी लोग डायरेक्टर बन रहे हैं ना, उसमें से एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंडिया में रहता हो। पता चला सारे डायरेक्टर इंडिया के बाहर रहते हैं, आते ही नहीं है, तो यहाँ कंपनी संभालेगा कौन, कोई तो होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा हो जो इंडिया में हो रेसिडेंट। बोला रेसिडेंट का मतलब क्या है, तो बोला 182 डेज का स्टे
उसका इंडिया में होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर, और वो भी प्रीवियस कैलेंडर ईयर। ठीक है, पिछले कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसके बीच में उसका कम से कम इंडिया में 180 दिन 182 डेज प्लस स्टे होना चाहिए, मतलब आधा साल वो इंडिया में रहा हो मिनिमम, तो उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे। तो कोई तो डायरेक्टर ऐसा हो जो मेजोरिटी टाइम इंडिया में रहता हो, ताकि यहाँ का काम काज संभाल सके, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, इतना ही बोला है। इसके बाद एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं वुमन डायरेक्टर। ये है डॉक्टर जे ईरानी कमेटी का सजेशन। इन्होंने सजेस्ट किया था कि वुमन डायरेक्टर वाला कंसेप्ट लेके आओ। बोले क्यों ऐसा? अब इसका भी लॉजिक है भाई, जो पर्टिकुलर फॉर्मल जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको पता है कि भाई विमेन के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है पास्ट में, कि भाई विमेन एम्प्लॉयज को प्रेफर नहीं करेंगे, या करेंगे ना तो टॉप मैनेजमेंट में प्रमोट नहीं करेंगे। 2 रीजन होते हैं उसके। एक मेल ईगो वाला इशू होता है, टॉप मैनेजमेंट में एक लेडी डायरेक्टर है तो बाकी का मेल स्टाफ जो जूनियर है उनको उनकी बात सुननी पड़ती है, तो मेल ईगो हर्ट होता है। बोले यार ये फालतू में आके एक तो ऑर्डर देती रहती है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, घर पे तो ऑर्डर चल ही रहा है, यहाँ पे भी सुनना पड़ेगा, ऐसी जगह काम नहीं करना है, ये क्या है यार। मतलब 2 जगह लेडीज की सुन सुन के परेशान हो जाते हैं, लोगों का माइंडसेट वैसा है। दूसरा फिर वैसा होता है कि भाई कोई फीमेल पर्सन को इतनी पोस्ट पे आप प्रमोट करो, सारा कंट्रोल उसके हाथ में दो, डिसीजन मेकिंग पावर्स ये वो, फिर उसका वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जब इधर उधर होती है तो दिक्कत आ जाती है। भाई मैरिज वाला इशू है, प्रेगनेंसी वाला इशू है, फिर मैटरनिटी लीव वाला इशू है। तो मेल स्टाफ का माइंडसेट ऐसा होता है कि यार ये तो फिर क्या होगा ना, अभी मैटरनिटी लीव है, 6 महीने छुट्टी पे चली गई, इसका काम कौन करेगा, सारा बर्डन हमारे पे आ जाएगा। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 ही मत के बाद में ये जाए ना तो परेशानी हो, छोटी पोस्ट पे रखो। अब ये तो गलत हो गया ना, आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, टैलेंट और मेरिट तो देख ही नहीं रहे। तो बोला वो एंट्री बैरियर हो गया कि ना डायरेक्टर के लेवल पे कोई कंपनी में लेडीज को प्रमोट ही नहीं कर रहे। अच्छा कोई कंपनी तो छोड़ो, जिन कंपनी के बिजनेसेस वैसे है ना जहां तो फीमेल का ही होना जरूरी है, वहां पे मेल स्टाफ बैठा हुआ है। अब कॉस्मेटिक वाली कंपनी में भी डायरेक्टर में सारे मेल स्टाफ है, तो तुमको क्या समझ में आएगी? वो प्रोडक्ट तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बेबी फूड वाले प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, किचन अप्लायंसेज है, जो ज्यादातर लेडीज यूज कर रही है। तो अगर वहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में कोई फीमेल पर्सन हो तो उसको और बेटर समझ में आएगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे बेटर करें, इंप्रूव कैसे करें, उसकी यूटिलिटी कैसे बढ़ाए। पर वहां पे आप लोगों ने एंट्री बैरियर लगा रखा है। तो जे ईरानी कमेटी ने बोला कि इस बैरियर को तोड़ने का एक तरीका है कंपल्शन, रिजर्वेशन। कुछ बड़ी कंपनीज के लिए हम एक रूल बनाएंगे कि आपके बोर्ड में एटलीस्ट एक वुमन डायरेक्टर का होना जरूरी है। एक बार ये एंट्री बैरियर खुल गया और कंपनी के लोगों को आदत पड़ गई फीमेल डायरेक्टर को देखने की, उनसे ऑर्डर लेने की या उनका काम देखने की, तो बाकी सबके लिए वो आसान हो जाएगा। तो यही यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 149 में कंपल्शन कर दिया। अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो XYZ नंबर जो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, एक वुमन डायरेक्टर कंपल्सरी, ये रूल बना दिया। बाकी कंपनीज जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है उनके केस में बोला है पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज्यादा, इनमें से कोई भी एक लिमिट अगर क्रॉस हो रही है तो कंपल्सन है। तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज पे क्राइटेरिया नहीं लगाया, बड़ी कंपनीज पे लगाया वैसा है जो इस चीज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। और ये सब नंबर्स कहाँ से आएंगे? 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 300 करोड़ का, तो टर्नओवर तो रोज चेंज होता रहता है, सेल तो रोज ही हो रहा है ना। तो फिर ये टर्नओवर का लिमिट डेडलाइन क्या, कोई रेफरेंस डेट तो होनी चाहिए। तो बोला आपकी जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट होगी, मतलब 31 मार्च का जो डेटा होगा ना, उस नंबर को यहाँ पे डील किया जाएगा। फिर लास्ट 31 मार्च को अगर आपका टर्नओवर एनुअली 300 करोड़ से ऊपर था तो यू आर एलिजिबल टू अपॉइंट वुमन डायरेक्टर कंपल्सरी, कोई चॉइस नहीं है। मिनिमम 1 बोला है, आप ज्यादा अपॉइंट कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो कैटेगरी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, लेकिन वो बड़ा आंसर है, उसको आज नहीं रखेंगे। तो छोटे पॉइंट्स हो तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर एंड भी कर सकते हैं क्योंकि फिर अगला बैच और लेट हो जाएगा आपका। एक सिंपल आंसर ले लेते हैं, चलो फिर उसको एंड करेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं ले पाएंगे। पेज 112 पे आ जाओ। बीच में सब टाइप्स में अभी आज के लिए स्किप कर रहा हूँ, कल आराम से पढ़ेंगे उसको। 112 पे एक आंसर है, यह सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स की बेसिक बात हो गई है तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। सेक्शन का रेफरेंस आ गया अगेन 166, लाइन में चल रहा है, अभी 165 था। मैक्सिमम कितनी कंपनी में आप डायरेक्टर हो सकते हो, बोले 20। तो ये 166 में ना डायरेक्टर्स की ड्यूटी की बात हो रही है। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो एक शॉर्ट नोट बनती,
सिंपल आंसर है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी रिपीट होता है, 4-5 मार्क्स में इतना आंसर पूछ लेते हैं एकदम इजी से पॉइंट से। अब डायरेक्टर की ड्यूटी में क्या क्या आता है वो देखो। सबसे पहले तो बोला कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टर को ऐड करना चाहिए। ये आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के वर्किंग रूल्स, सिंपल मेन वर्ड हाईलाइट करोगे ना तो भी एग्जाम के दिन पे रिवीजन आसान हो जाएगा। एग्जाम के दिन पे ना ग्रामर पढ़ने नहीं बैठना होता है, ये ध्यान रखना। वो बोर्ड की बुक की तरह एक एक लाइन पूरी वापस रिवाइज कर ले, क्योंकि वो बुक होती है 50-100 पेज, 150 पेज, 200 पेज, वो आप है ना 12 घंटे 14 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ जो मटेरियल आएगा आगे जाके उसमें पॉसिबल नहीं होगा कि अब एक एक लाइन पढ़ो। तो जो ऐसे थियरी और सिंपल आंसर है उसमें मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लो, अपना साइड पे कुछ लिख लो कि नेक्स्ट टाइम ये पूरा आंसर बिना पढ़े भी आप रिवाइज कर सको। और जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप पढ़ते जाओगे आपको ना लैंग्वेज रीडिंग की रिक्वायरमेंट कम होती जानी चाहिए, तो आपके पेजेस उतने सारे कवर अप हो पाएंगे। 500-600 पेज का मटेरियल हो और 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना हो तो 1 घंटे में 50-60 पेज की स्पीड आपकी रीडिंग के साथ नहीं आएगी कि 1 मिनट में 1 पेज पढ़ लोगे, वो कैलकुलेशन आना ही नहीं। लेकिन हर पेज जब पढ़ना जरूरी ना लगे और हाईलाइटेड कंटेंट या साइड पे अपना लिखा हुआ पढ़ के रिवाइज होता जाए, स्किप होता जाए, तभी जाके आप पढ़ सकते हो। तो 500 पेज के मटेरियल में नेट रीडिंग जो है ना 150 पेज का होना चाहिए। बाकी चीजों में आपको अभी से हाईलाइट करके चलना है कि मुझे क्या लास्ट डे पे पूरा नहीं पढ़ना है। तो ये वैसा आंसर है जो सिंपल है, तो लास्ट डे पे ग्रामर सेंटेंस पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट पे जाना है, ठीक है। तो बोला आर्टिकल्स में जो है लिखा है उसके हिसाब से डायरेक्टर को ऐड करना है। दूसरा बोला डायरेक्टर को गुड फेथ में काम करना है। अब गुड फेथ का मतलब है कंपनी के भले के लिए, कंपनी के फायदे के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स नहीं देखने। फिर नेक्स्ट रीजनेबल केयर, स्किल, डिलीजेंस, ध्यान से काम करना है। ऐसी कोई सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसमें कंपनी का नुकसान हो और उसका फायदा हो या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट कर रहा है कंपनी के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। 5th पॉइंट में भी वही है कि खुद के एडवांटेज के लिए कंपनी का नुकसान होने चाहिए। खुद के पैसे कमा लिए, कंपनी का नुकसान करा दिया, अपने रिलेटिव का फायदा करा दिया, कंपनी का लॉस करा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको ट्रस्ट करके अपॉइंट किया गया। F पॉइंट में बोला है नॉट असाइन हिज ऑफिस, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, ये कुछ नया है, मैं समझा देता हूँ क्या है। अभी आप सबने मुझे डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया, आपने मिलकर डिसीजन दिया, तो आपने मेरा मेरिट, मेरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस देख के सिलेक्ट किया होगा। अब क्या हो रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ या मेरे पास कोई दूसरा काम है, मैंने मेरे भाई को बिठा दिया डायरेक्टर की पोस्ट पे और उसको ऑफिस असाइन कर दिया, उसको दे दिया। अब आप सबका फोन आया मुझे, बोले सर डायरेक्टर तो आपको बनाया था, आपके भाई आके काम कर रहे हैं, आप तो आते नहीं हो। मैंने बोला हाँ आपने मुझे अपॉइंट कर दिया ना, आप टेंशन फ्री हो जाओ, मैं देख लूंगा। अब मैं किसी को भी अपॉइंट करूँ, आपका क्या जा रहा है, ये मेरा जवाब है। तो आप इससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, चलेगा? आप बोलोगे सर हमने आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख के सिलेक्ट किया था, आपका भाई कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं है, पैसा हमारा लगा है, अपॉइंटमेंट आपका किया, आपने काम किसी और को दे दिया और वो बंदा हमें एक्सेप्टेबल ना हो तो बोले नहीं वो आपका लुकआउट नहीं ना, मैं देख लूंगा। ये तो गलत हो गया ना। अगर मुझे काम नहीं करना है तो मैं बोल सकता हूँ भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, आप देख लो आपको किसको रखना है, लेकिन मैं ही अपनी पोस्ट किसी और को दे दूँ, ऐसा हो सकता है? आप एग्जाम पास करके CS बने, डिग्री किसी और को दे दी, वैसे तो आप दोगे ही नहीं क्योंकि मेहनत पड़ती कौन करेगा ये, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी और को असाइन कर दी, तो मेरे को तो ठीक है, अब मेरे पास 2-3 डिग्रियां हैं ना, चलेगा एक दे देता हूँ किसी को, हो सकता है ऐसा? पॉसिबल नहीं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बोला डायरेक्टर अपनी ड्यूटी जो है ना या अपनी पोस्ट है वो किसी को असाइन नहीं कर सकता। अगर इन ड्यूटीज में से कुछ भी फॉलो नहीं हुआ तो यहाँ पे लगता है फाइन, और कंपनी में जो फाइन लगता है ना वो ऐसा लगता है कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ये लाखों में करोड़ों में जाता है। देख लो यहाँ पे फाइन कितना बोला है, 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन। 5 लाख का फाइन कभी सुना है आपने? अपने को तो वो हेलमेट से बचने के लिए जो 500-1000 वाला चल रहा है वही महंगा पड़ रहा है कि हेलमेट नहीं पहना 500 रुपये फाइन। अब देखो वो फाइन बहुत साइकोलॉजिकली वर्क करता है। अभी रोड पे जाओगे ना, फिर ड्राइव कर रहे हो तो सबके सिर पे हेलमेट दिखते हैं। पहले होता था ऐसा? पहले लोग क्या करते थे, कॉस्टिंग लगाते थे कि बोले यार पुलिस वाला पकड़ेगा 50 रुपये में तो मना लूंगा मैं, हेलमेट आता है 1500 का, तो भाई 50 रुपये के हिसाब से मेरे पास बहुत मार्जिन है, 25-30 बार पकड़ा जाऊंगा ना तो ब्रेक ही बनाएगा। लोग ऐसे ही गिनते थे, बोले इतना तो नहीं, साल में 1 आध बार कभी पुलिस ने रोक लिया, नहीं तो अपन तो एक्सपर्ट है, यहाँ से निकल गए वहां से निकल गए, तो मजा आ रहा होता, अपना टैलेंट दिखा रहे थे कि हम पुलिस से बचते कैसे। मतलब गिर गए तो फिर चोट से कैसे बचोगे, सर पे लग गई तो वही 1500 का हेलमेट खत्म, आप भी खत्म, कोई मतलब नहीं है। और एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा डैमेज सिर पे चोट लगने से होता है, हड्डियां टूटती है वो जुड़ जाएंगी, लेकिन सिर पे चोट लगती है ना वो इरिपेयरेबल है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, लोग मर जाते हैं। मेजोरिटी केस में ये होता है। सरकार इसलिए बोल रही है हेलमेट पहन लो, 50 रुपए की बात नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। 1500 रुपए अपनी जान के लिए तो खर्च कर सकते हो, लेकिन लोग कॉस्टिंग लगा रहे होते हैं, इसलिए हेलमेट का रूल लोग स्ट्रिक्टली लेते नहीं थे। फिर 100 रुपए किया, 300 रुपए किया, अब 500 कर दिया। अब लोग ये कॉस्टिंग लगा रहे हैं कि 500 रुपए एक बार लग गए तो 2 बार में ब्रेक ही बना जाएगा, इससे बेटर है हेलमेट ले लेता हूँ।
यही ब्रेक इवन अगर 20 बार में आता ना तो अभी भी नहीं पहनते, ये चलेगा ना देख लेंगे। अब वो कैमरा में फोटो आ जाता है वो तो और खतरनाक है। अब घर पे चालान आता है फोटो के साथ, दिख रहा है हेलमेट नहीं पहना है, अब क्या आर्ग्यूमेंट करोगे, अब किसको पटाओगे कि सर ले लो 50-100 रुपए समझ लो खत्म करो, हो ही नहीं पाएगा ना। तो अब वो 500 रुपए के चक्कर में लोग हेलमेट पहन रहे हैं अपनी सेफ्टी। ऐसा नहीं कि लोगों के दिमाग में आ गया कि नहीं नहीं जान कीमती है मेरी, 500 रुपए से तो मेरी जान की वैल्यू ज्यादा है तो मैं हेलमेट पहन लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, ये तो ये चालान आ जाता है फालतू का इसलिए पहनना पड़ता है। लोग गालियां दे रहे हैं पब्लिक सरकार को, क्या रूल बना दिया, लूट रहे हैं। अरे भाई वो लूट नहीं रहे, आपकी लाइफ के लिए बोल रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है 500-1000 में, भले वो लाखों करोड़ों रुपए का फाइन इकट्ठा कर रहे हैं, आप पहन लो ना हेलमेट। फाइन थोड़ी, अब पहन के निकलोगे हेलमेट थोड़ी चालान कर रहे हैं, नहीं पहनोगे तो कर रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए। कंपनी लॉ में इन्होंने पहले से अमाउंट ही ऐसा रखा है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। ऐसी पेनल्टी एक बार अगर लाइफ में लग गई, एक तो आपको ना महीने भर रात को नींद नहीं आएगी। 1 लाख रुपए फाइन भरने के बाद आपको नींद आएगी रात को, खाना भी नहीं खाओगे। बोले कम से जब तक 1 लाख वसूल नहीं होगा ना खाना नहीं खाऊंगा, मन नहीं करेगा आपका। तो एक ही बारी में ऐसी पेनल्टी लगाते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई ऑफेंस करने का सोचेगा नहीं। और जब ये मार्केट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में न्यूज आती है तो 100 लोग डर जाते हैं, बोले भाई ये पंगे नहीं लेने, 5 लाख रुपए कौन भरेगा, इससे अच्छा जो है रूल रेगुलेशन शांति से फॉलो कर लो। एक कंपनी पे 2-3 साल पहले इन्होंने फाइन लगाया, प्राइवेट लिमिटेड। उनका क्राइम ये था कि उन्होंने फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया, जबकि उनकी ड्यूटी थी अपॉइंट करना, क्योंकि नंबर्स उस लेवल पे थे कि दे वर बाउंड टू अपॉइंट अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इन देयर कंपनी। उन्होंने नहीं किया, प्राइवेट कंपनी थी। 4.7 करोड़ रुपीज का फाइन लगाया, सोचो 4.5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए का फाइन, इससे अच्छा कंपनी सेक्रेटरी रख लिया होता, सस्ता नहीं पड़ता। उसको अगर 50 लाख का पैकेज भी दे देते ना अच्छे से अच्छा, तो भी 10-12 साल निकल जाते। उतना पैसा तो एक बार में ले लिया, अब अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा, तो फायदा क्या हुआ। अच्छा, पेनल्टी लगाते टाइम अथॉरिटीज ये भी देखती है कि जितना इसका खर्चा हो रहा था उससे ज्यादा पेनल्टी लगानी पड़ेगी। अब मान लो ऐसे केस में फाइन पेनल्टी लगा दी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो कंपनी क्या सोचेगी पता है, अरे यार सीएस को रखते ना, साल का 10-12 लाख का तो पैकेज होता। पकड़े जाएंगे तब देखेंगे ना, जब पकड़े जाएंगे तो फाइन कितना लिखा है सेक्शन में, 1 लाख, अपने तो पैसे बच ही रहे, 1 लाख भर भी दिया तो भी 9-10 लाख तो बचा दिया ना साल के। लोग ऐसा भी कैलकुलेशन करते हैं कि फाइन पेनल्टी इज चीपर देन लेट इट बी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, पेनल्टी लगा दी तो लगा दी। बट 5-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का पैकेज, उसके बदले 4-5 करोड़ की पेनल्टी, तो कोई भी कंपनी सोचेगी भाई इससे अच्छा 2 सीएस रख लेते हैं, एक कम लगता हो तो 2 रख लेते हैं, लेकिन 5 करोड़ रुपए नहीं भरने अपने को। अब ये 5 करोड़ की जब न्यूज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आर्टिकल्स के थ्रू वायरल हुई, सारी कंपनी वाले डर गए, फटाफट अरे भाई अपॉइंट कर लेते हैं, अपना नंबर ना आ जाए। डिमांड बढ़ गई अचानक से सीएस की, फोन पे फोन आ रहे, बोले है कोई प्राइवेट कंपनी के लिए सीएस चाहिए। एक न्यूज आ गई ना 5 करोड़ की, सारे हिल गए, समझ में आए। तो यहाँ फाइन पेनल्टी आपको ऐसी मिलने वाली है पूरे कंपनी लॉ में, बार बार आएगी, बार बार बताऊंगा। चलो, तो ड्यूटीज वाला आंसर है आपका यहाँ पे कंप्लीट। बोलो कुछ यहाँ तक नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी क्लियर? तो बाकी का फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो अभी एक बार चलता जाएगा तो टाइम लग जाएगा उसमें। डायरेक्टर्स वाले पार्ट में बहुत लिमिटेड चीज़ें बची है, कल के सेशन में आपका डायरेक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अपन मीटिंग्स वाले पार्ट पे जाएंगे जो इसी चैप्टर में दे रखा है। और जो केएमपी की डेफिनेशन की बात कर रहा था ना मैं, वो लिखी है पेज 116 पे, मैं तो ऑलरेडी बता ही दिए, अब आप उसको पढ़ सकते हो। छोटी सी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 51, केएमपी में अपना नाम भी लिखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी। तो एक बार आप खाली उस आंसर को फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर लो, बाकी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, तो वो भी कंप्लीट हो गया।